नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हर एक पहलू पे बात करेंगे। अगर आप लोग अंत तक बने रहते हैं तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैं एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। यूपी टेट एलिजिबिलिटी फॉर डीएलएड बीएड अपीयरिंग वाले बच्चे अप्लाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यूपी टेट एलिजिबिलिटी फॉर डीएलएड और बीएड, डीएलएड वाले कौन से पेपर अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। बीएड वाले कौन सा पेपर अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। इसके विषय में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं आपके, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले एज लिमिट क्या रहने वाला है आपका, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर इसके बाद फ़ी कितना रहने वाला है, फीस कितना रहने वाला है यूपी टेट के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और यूपी टेट सिलेबस क्या नया वाला है उसके ऊपर जिक्र करेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। इसके बाद कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितने प्रश्न रहेंगे, सेक्शन मार्क्स कितने रहने वाले हैं, कितने पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं। आपके एससी ओबीसी एसटी जो बच्चे हैं, जनरल वाले हैं, कितने मार्क्स लाने होंगे उनको पास करने के लिए। डीएलएड में बैक अभ्यर्थी फिल कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा और बच्चों का कुछ का नाम है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। यूपी टेट देना क्यों अनिवार्य है, सभी पहलू पे हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। इससे पहले आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी अभ्यर्थी इससे जुड़ सकें। यूपी टेट एलिजिबिलिटी फॉर डीएलएड बीएड अपीयरिंग। तो देखिए प्रशिक्षुओं, पहले तो ये याद रखना है आपको, जो बच्चे डीएलएड वाले हों चाहे बीएड वाले हों, अगर उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर वह लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और थर्ड सेमेस्टर का उनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो वह एलिजिबल होंगे ऐसे केस में। अन्यथा केस में एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पास कर लिए हैं तो आप यूपी टेट का पेपर दे सकते हैं, चाहे डीएलएड के हों चाहे बीएड के हो। लेकिन जो यूपी टेट होगा सिर्फ वही वैलिड होगा। लेकिन अगर बीच में आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करने से पहले अगर बीच में शिक्षक भर्ती आ जाती है तो यूपी टेट एलिजिबल रहने के बाद भी आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये याद रखना है। शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए आपको चारों सेमेस्टर के रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। और यूपी टेट के लिए अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी एलिजिबल हो जाएगा आपका। अपीयरिंग का मतलब कि लास्ट सेमेस्टर का आपके एग्ज़ाम बचे हों या फिर आप दे लिए हों, रिजल्ट ना आया हो, तो आप दे सकते हैं। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, चाहे बीएड वाले बच्चे हों चाहे डीएलएड वाले बच्चे हों, जो सेकंड पेपर है दोनों लोग एलिजिबल हैं, चाहे बीएड हों चाहे डीएलएड हों। सेकंड पेपर के लिए दोनों लोग एलिजिबल हैं। फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूं, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जूनियर वाला यानी 1 से लेकर 5 वाला भी और 6 से लेकर 8 वाले के लिए दोनों के लिए एलिजिबल हैं डीएलएड वाले अभ्यर्थी। और जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी उनकी रहने वाली है। हम आगे बात कर लेते हैं। यूपी टेट एलिजिबल फॉर डीएलएड और बीएड, प्रथम पेपर ओनली बीएड और द्वितीय पेपर दोनों अभ्यर्थियों के लिए एलिजिबल होगा, मान्य होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यूपी टेट के लिए आवेदन करते समय परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, आधार कार्ड होने चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्नातक की डिग्री और बीएड। जो ड्राइविंग लाइसेंस है कंपलसरी नहीं है और पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है। इसमें से आपका पैन कार्ड आधार कार्ड है तो भी काम हो जाने वाला है। अगर आप डिग्री है, आपका स्नातक डिग्री है प्लस और बीएड है या फिर समकक्ष योग्यता जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि कुछ दस्तावेज पहचान और निवास के प्रमाण पत्र और के तौर पर कार्य करते हैं जबकि अन्य योग्यता के प्रमाण होते हैं। याद रखिएगा, आवश्यक दस्तावेज हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, कोई भी शिक्षा बोर्ड से हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पहचान प्रमाण होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड जरूरी होता है तो आधार कार्ड आपके पास हो। इसके बाद शैक्षिक योग्यता में प्रमाण पत्र देखा जाए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपके पास या फिर समकक्ष डिग्री, शिक्षा स्नातक बीएड या फिर समकक्ष योग्यता हो, है ना। अन्य आवश्यक दस्तावेज जो आपका है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप हैं मतलब कि आरक्षण वाले हैं तो भाई जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए यदि लागू हो तो। निवास प्रमाण पत्र है तो उसको भी, विकलांग प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद निष्कर्ष क्या है भाई, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यूपी टेट के लिए आवेदन करते समय विभिन्न प्रकार के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जैसे प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, अन्य कुछ अन्य जो हमने बताया आपको वो होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट क्या होना चाहिए देख लीजिएगा। न्यूनतम एज लिमिट जो होगा, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई ऊपर आयु सीमा नहीं है, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसका मतलब आप चाहे जब तक दे सकते हैं, ठीक है, आयु प्रतिबंध नहीं है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप जनरल से हों चाहे ओबीसी एसटी किसी से बिलोंग करते हो। फ़ी कितना हो रहने वाला है, फीस आपका 600 फर्स्ट पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर अप्लाई करना चाहते हैं आप तो 1200 रुपये रहने वाले हैं दोनों पेपर के लिए। वह थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा, जो बीच में सीएम जी का अपडेट आया था कि भाई 1600 पर पेपर होने वाले हैं, तो वह चीज़ें नहीं अब बदल गई है। फिर से आपका जो
पहले लगता था 600 रुपये पर पेपर, तो वही लगने वाले हैं 1200 दोनों के लिए। यूपी टेट सिलेबस के बारे में जिक्र कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का मानना है सर ये चेंज हो गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आप एक तरह से पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, तो विदेश का कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं ऐड किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। पांचों सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। फर्स्ट यानी 1 से लेकर 5 के लिए भी देखेंगे, फर्स्ट पेपर के लिए भी और सेकंड पेपर के लिए देखने वाले हैं, दोनों के लिए देखेंगे। यूपी टेट पेपर 1 में अगर देखा जाए तो बाल विकास आने वाले हैं, याद रखिएगा। पहला आपका सब्जेक्ट बाल विकास, दूसरा हिंदी रहने वाला है। हिंदी इसमें कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए, भाग 1 में कंपलसरी हिंदी है यूपी टेट में। और भाषा 2 की अगर बात किया जाए, भाषा 1 में हिंदी कंपलसरी है और भाषा 2 में बात किया जाए तो अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक आप चुन सकते हैं। तीसरा हो गया। चौथा सब्जेक्ट आपका गणित रहने वाला है और 5वां सब्जेक्ट आपका पर्यावरण अध्ययन शामिल है, मतलब कि कह लीजिए पूरी रूप से एसएसटी ही है यह, ठीक है ना। इसके बाद हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे बाल विकास है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या आने वाला है। बाल विकास के सिद्धांत, सीखने का अर्थ और सिद्धांत, शिक्षण के तरीके, समावेशी शिक्षा, मार्गदर्शन और परामर्श, ये आने वाले हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं यूपी टेट का सिलेबस भी स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, अगर आप लोग की राय हो तो। भाग 1 में आपको पता है भाषा 1 आएगा। भाषा 1 में हिंदी आने वाला है, हिंदी कंपलसरी सभी को लेना है। हिंदी वर्णमाला, वाक्य रचना, मुहावरे और कहावतें, संधि और पठित गद्यांश आने वाले हैं। भाषा 2 में बात करें अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो आपका चयनित एक तरह से इसमें लैंग्वेज रहने वाले हैं वो आपका हो जाएगा, वो भी एक तरह से रहने वाला है। अंग्रेजी में व्याकरण अगर आप लें या फिर समझ लीजिए उर्दू ले रहे हैं तो उस हिसाब से अपना व्याकरण आप चुन सकते हैं, देख सकते हैं उसको। गणित में अंकगणित, ज्यामिति और गणित की अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाएं रहने वाली हैं। ईवीएस में षष्ठी मान के चलिएगा। परिवेश हो गया, पशु पक्षी और घरेलू उपयोग की वस्तुएं हो गई, जैसे परिवार हो गया, ये सब चीज़ें आने वाली हैं। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा 1 से लेकर 5 तक। और यूपी टेट पेपर 2 की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा आप समझिएगा इस बात को कि आपका जो 90 नंबर का रहने वाला है वह तो कुछ और है, और जो 60 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 150 नंबर का पेपर होगा आपका, 150 में जो 60 नंबर रहने वाला है वो सब्जेक्ट आपके रहने वाले। जैसे साइंस वाले बच्चे हैं 30 नंबर मैथ होगा और 30 नंबर आपका साइंस रहने वाला है। साइंस में आपका फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, यह रहने वाला है। और जो बच्चे एसएसटी के हैं या फिर किसी अदर बीए वगैरह किसी अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो उनका 60 नंबर, जो 90 नंबर तो कॉमन रहने वाला है दोनों लोग का, और जो 60 नंबर है उनका एसएसटी रहने वाला है। इसमें आपका इतिहास, भूगोल, इसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब मिल के रहने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद पेपर 2 की मैं बात कर लूँ तो पेपर 2 में पहला पेपर जो समान रहने वाला है 6 से 8, ये जान के रखना है, 6 से 8 वाले बच्चे को आपको पढ़ाना है। तो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या रहने वाली एलिजिबिलिटी, आपको सेकंड पेपर क्वालिफाई करना होगा। तो उसके लिए पहला पेपर हम आपको बता देते हैं, आपका बाल विकास रहने वाला है। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट बाल विकास, दूसरा सब्जेक्ट जो है हिंदी रहने वाला है, इसमें भी कंपलसरी है, आप लेंगे इसको। और दूसरा भाषा आपका जो भी आप चुन सकते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में आप चुनिए। इसके बाद जो 60 नंबर हमने बताया, गणित विज्ञान वाले बच्चों के लिए गणित विज्ञान 30-30 नंबर के, और सामाजिक अध्ययन वाले अदर जो स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन 60 नंबर का रहने वाला है। कितने सब्जेक्ट होंगे? 5 सब्जेक्ट होंगे, हमने बता दिया आपको। कितने मार्क्स के होंगे पेपर? 105 मार्क्स के होंगे, निगेटिव मार्किंग्स नहीं रहने वाले हैं। कितने प्रश्न रहेंगे? 150 प्रश्न रहेंगे। सेक्शन मार्क्स सब्जेक्ट वाइज कितने रहेंगे? 30-30 नंबर के 5 सब्जेक्ट हैं, 3×5 = 15, 150 नंबर के रहने वाले हैं। कितने पासिंग मार्क्स होने वाले हैं? जनरल के अभ्यर्थी के लिए 90 मार्क्स रहने वाले हैं और SC ST OBC के लिए 82 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। डीएलएड में बैक अभ्यर्थी फिल कर सकते हैं क्या? हमने पहले ही बता दिया, डीएलएड में बैक अभ्यर्थी फिल कर सकते हैं। यह ध्यान रखना है जो लास्ट मतलब कि पूरा का पूरा उनका सेमेस्टर क्लियर हो। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे लिखिए, पढ़िएगा थोड़ा सा पहले। हाँ, डीएलएड में बैक होने वाले अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें यूपी टेट के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना या उसे उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले डीएलएड की सभी परीक्षाओं को पास करना होता है। तो पास करना अनिवार्य है, यह ध्यान रखना है। अगर आप डीएलएड में किसी सेमेस्टर में बैक है आपका और लास्ट सेमेस्टर में अपीयरिंग हो आप, या फिर आप एक तरह से क्वालिफाई हो, आपका किसी एक सेमेस्टर में किसी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, तो आप उसे अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तब तो आप यूपी टेट एलिजिबल उसके पहले रहेंगे। अगर आपका बैक है तो भी फिल करेंगे यूपी टेट, आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, बैक रहने के बावजूद भी अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई हैं, अगर बीच में शिक्षक भर्ती आ जाती है तो यूपी टेट क्वालिफाई रहने के बावजूद भी अगर आप डीएलएड के उन बैक पेपर को क्लियर नहीं किए हैं तो आप शिक्षक भर्ती में नहीं एलिजिबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। ये बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के लिए बैक का पेपर मैंने बता दिया, ठीक है। यूपी टेट परीक्षा में अगर आप क्लियर हैं तो भी अगर बैक का पेपर आपका डीएलएड नहीं क्लियर है तो आप शिक्षक भर्ती में पात्र नहीं होंगे, ये ध्यान में रखिएगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि डीएलएड में अगर आपका बैक है तो आप यूपी टेट में एलिजिबल होंगे, निश्चित रूप से होंगे, आपका यूपी टेट वैलिड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए किसी भी सेमेस्टर में बैक हो ये ध्यान रखिएगा। यूपी टेट एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, देखिए इसके लिए कोई नोटिस अभी तक नहीं है, साफ़ सुथरा कोई नोटिस नहीं है, हम नहीं बता सकते कब तक हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें सत्यापित हो सकेंगे। इसके बाद यूपी टेट देना क्यों अनिवार्य है, देखिए आपके शैक्षिक योग्यता के हिसाब से अगर आप प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाते हों, चाहे आप एक तरह से 6 to 8 वाले अभ्यर्थियों को, जूनियर वाले बच्चों को पढ़ाते हों, तो आपको यह क्लियर करना अनिवार्य है, क्योंकि आगे दुविधाजनक चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अभी आपको पता चला होगा कि जो भाई मेरे पहले से एज शिक्षक कार्यरत हैं उनको भी यूपी टेट देना ज़रूरी है, यूपी टेट सी टेट। तो आप देख सकते हैं कितने प्रकार की भीड़ लगी हुई है और कितने नियम कानून आ रहे हैं। तो आप चाहे प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहे हों, चाहे आप गवर्नमेंट की इच्छा रखें हों, गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देना चाहते हो, पात्रता अपना हासिल करना चाहते हो, तो आपको यूपी टेट देना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, अगर और कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, हम उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।